Hey everyone, welcome to Clat Point. Let's start today's The Hindu News discussion. We are India's most affordable law entrance prep institute. आज का ये सेशन जो है क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLSET या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप इस साल या अगले साल देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का जो क्विज क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। विच कोर्ट्स आर क्रिमिनल ऑफेंडर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इनिशियली ट्राइड इन। सिंपल सा ये पूछा जा रहा है, जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स होते हैं सबसे पहले बार कौन से कोर्ट में ले जाए जाते हैं उनके ऊपर जब केस चलता है। तो ये आपको जवाब देना है, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्राउन कोर्ट्स या फिर कोर्ट ऑफ अपील। तो आई होप आप सभी लोग इसका जवाब जो है वो अच्छे से देंगे, सही देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज का देखिए जो एडिटोरियल का पेज है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल जो आया है वो ये आया है कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है ना वो बैरियर बन जाता है लोगों को विकास के लिए। जैसे कि इसको हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझें, आप में से बहुत बार जब कोई कहीं जाता है और अगर वो बंदा इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, उसके मन में बहुत सारी बातें होती हैं बट वो थोड़ा सा डर के परेशान होकर कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो बोलता नहीं। बहुत लोगों के साथ ये होता है। इसी की तरीके से आप ये मान के चलिए कि कोई केरल का है बंदा, वो किसी हिंदी माध्यम जगहों पे जाके उसकी जॉब लगी हुई है। अब वहां पे वो देख रहा है कि सबको हिंदी समझ रहा है लेकिन उसको हिंदी आ नहीं रही है। वो इंग्लिश में अपनी बात रख सकता है, मलयालम में रख सकता है, बट वो इस चक्कर में अपनी बात नहीं रख पाता है। तो ये इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्या ये कहा जा रहा है। वेंकैया नायडू जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे नो स्लैकिंग करके एक आर्टिकल है जिसको हमें डिस्कस करना है। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर एंटीबॉडी रेजिस्टेंस करके एक चीज होती है, आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है वो, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और किस तरीके से सरकार को इस पर ध्यान दे के हेल्थ केयर सिस्टम को और अच्छा करने की जरूरत है, तो वो यहाँ पे हमने देखा है। इसके अलावा जो और आर्टिकल्स हैं एज सच हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बहुत बार और इसमें वैसे कुछ हिजाब वाले मुद्दे से रिलेटेड भी नहीं है, थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया गया है और बाकी कोई आर्टिकल एज सच हमारे लिए खास है नहीं। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एलेट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लैट एलेट के अलावा DULLB की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लैट PG क्लैट LLM की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट NLSET की तैयारी कर रहे हैं, तो 2022 और 23 दोनों के बैचेस हमारे चल रहे हैं। आप इनमें इनरोल कर सकते हैं, आप इनके मॉक्स भी हमसे ले सकते हैं। आप लोगों को नो कॉस्ट EMI पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको इन कोर्सेज को परचेस करने के बाद एक हमारी तरफ से मेंटोर अपॉइंट होगा जो इन कोर्सेज की स्पेशलिटी है, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आफ्टर द क्लासेस। एंड आप इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, हमारी ऐप डाउनलोड करिए एंड मस्त उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को परचेस कर लीजिए। एंड इस सेशन की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पहला आर्टिकल है टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है? ये आर्टिकल बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इंसान का जो बैरियर है ना वो लैंग्वेज बन जा रहा है। अभी देखो क्या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं फिर आते हैं आर्टिकल के ऊपर। 21 फरवरी को 2000 से हर दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की तरह मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2008 जो ईयर था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज घोषित किया था। हमारे देश में इसको मातृभाषा दिवस की तरह भी मार्क किया जाता है। इसके अलावा भारत का जो देखिए 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया है, जिसमें कौन कौन सी हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली एंड डोगरी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं कि भैया इसमें से कौन 8th शेड्यूल में नहीं है, तो आपको ये 22 लैंग्वेज याद होनी चाहिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है एग्जाम में उसमें तो आ ही सकता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से पूछ लिए, दूसरा आपसे करंट अफेयर में जैसे ये इंटरनेशनल ये लैंग्वेज वाला डे है इस पर पैराग्राफ दे के क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये दोनों तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको ये कंठस्थ होने चाहिए कि कौन कौन सी हैं, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब बात ये करते हैं कि क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी 22 लैंग्वेजेस थी, तो नहीं, पहले 14 थी, फिर 21st अमेंडमेंट 1967 से सिंधी लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है वो 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड कर दी गई थी। बोडो, डोगरी, मिथाली, संथाली जो है वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसमें जोड़ दी गई थी और 2004 तक ये आ गया था। तो ये चीज आप थोड़ा सा भूल भी जाएं तो आपको पता होना चाहिए इनिशियली 14 है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में क्लासिकल स्टेटस जो है ना 6 लैंग्वेजेस को मिला हुआ है। सबसे पहले तमिल को 2004 में, देन संस्कृत को 2005 में, कन्नडा को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में।
और ये सारी की सारी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो 8th शेड्यूल में भी हैं। तो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कौन कौन सी हैं मैंने आपके सामने वो बात भी रखी है। अब आ जाते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। तो नायडू साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए जो इंसान अपने मदर टंग से जो चीज़ बोल सकता है ना, वो किसी और लैंग्वेज में नहीं बोल सकता है। इसको आप अपने ऊपर ले लो, बिल्कुल नॉर्मल अपने ऊपर ले लो। आप लोगों के मन में कोई थॉट आता है सबसे पहले किस लैंग्वेज में आता है? जो आपकी मदर टंग होती होगी उसी में आता है। तो यहाँ पे राइटर यही जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो समय के साथ जरूरत भी है कि हम लोग ना लैंग्वेज को बैरियर बना रहे हैं। आप देखिए इंग्लिश को बहुत जगह पे कंपलसरी कर दिया जा रहा है। मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश की मैं बात करूंगा, और ज़्यादा जो जनता है ना उसको इंग्लिश से ही प्रॉब्लम होती है। बाकी ये भी है कि जैसे जो जो स्टेट्स नॉर्थ साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं, तो वहाँ के लोग जब इधर आते हैं, सेंटर में आते हैं, तो उनको फिर हिंदी से भी दिक्कत है। तो वो बात भी सही है, उनका जो अपना लैंग्वेज उनको उसमें विकसित करने दिया जाए। तो ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, इसे खत्म करना होगा। और भारत में बहुत सारी लैंग्वेज अब देखिए धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जो पुराने समय से लैंग्वेज थी, ट्रेडिशनल समय से लैंग्वेजेस थी, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो हमारे देश में उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। आपको याद होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई थी, उसमें मदर टंग पे बहुत इम्फेसिस किया गया था। और अब जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि मदर टंग को आगे बढ़ाया जाए लोगों के। आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज का पहले प्रावधान था, फिर 2 हुआ, फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, फिर उसमें ये हुआ कि हिंदी कंपलसरी नहीं है, आप कोई सी भी 2 मदर टंग चुन सकते हैं। राइटर ने देखिए यहाँ पे एक बात कोट करी है कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कोचिरो मत्सुरा हैं, उन्होंने ये बात बोली है, द लैंग्वेज वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स इज द होमलैंड ऑफ आवर इंटरमोस्ट थॉट। बिल्कुल सही बात है। जो बचपन से हम लैंग्वेज सीखते हैं वही हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। और क्यों कोई लैंग्वेज जो है वो किसी के लिए बैरियर बने? ठीक है, आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है विद टाइम, बट क्या इंग्लिश से ही जिंदगी बढ़ेगी? नहीं ना। और अभी जैसे अब बात आ गई है ना, तो मेरे दिमाग में बात आई है, मैं आजकल में एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कहाँ क्लैट गलत जा रहा है। क्लैट ने देखिए ना जो अपना पैटर्न है जिसको हम सब तैयारी कर रहे हैं, और सही बात इन दी एंड करना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस कर दिया है। और ऐसा नहीं कि गलत है, मतलब ठीक है आप 40-50% 30% के आसपास रखते ठीक है, बट अभी क्या हुआ, इंग्लिश में इंग्लिश चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग में इंग्लिश चाहिए, लीगल रीजनिंग में इंग्लिश चाहिए, सीआर में इंग्लिश चाहिए, ठीक है, जीके में भी इंग्लिश चाहिए, पैराग्राफ दे दिया लंबा लंबा। तो मतलब क्या, फिर आपको अंग्रेजी लेने तो सीधे जाके फॉरेन से बंदे उठा लाओ। और इससे सबसे दिक्कत किसको हो रही है? जो हमारी आम जनता, जो मतलब नीचे तबके से आ रहे हैं, जिनको इंग्लिश इतनी अच्छे से उस समय नहीं पढ़ाई गई थी। तो ये एक बहुत मसला, एक प्रॉब्लम का विषय धीरे धीरे उभरता हुआ आ रहा है क्लैट के साथ। पर चलिए वो बाद में बात करेंगे कभी। अगला आर्टिकल जो है वो है नो स्लैकिंग, इंडिया मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स बिसाइड्स रेगुलेटिंग एंटीबायोटिक यूज। ये क्या है? ये आर्टिकल देखिए आया हुआ है एंटीबॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर। पहले देखो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे ही आपके बॉडी में बनता है। तो देखिए ये पहला आपके सामने एक इमेज है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके शरीर में हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे और आपने इसमें एंटीबॉडीज दी, आपके काफ़ी सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो गए, लेकिन इसमें एक आध बैक्टीरिया ऐसा था जो एंटीबॉडी से रेजिस्टेंट था। फिर क्या हुआ, वो बैक्टीरिया जो है वो इनको भी अपनी तरह बना लेगा, और फिर क्या होगा, ये ड्रग में भी ट्रांसफर हो जाएंगे और ड्रग रेजिस्टेंस बन जाएंगे, फिर ये आपसे दूसरे लोगों में भी ट्रांसफर होंगे, और फिर आप लोगों की तबीयत खराब होने लग जाएगी। क्या आपको पता है, बहुत बार मेडिकल स्टोर जाते हो और आप कहते हो यार सर्दी है, खांसी है, दवाई दे दो, फीवर है, दवाई दे दो, तो मेडिकल स्टोर वाला ना आपको दवाइयों के साथ एक गोली और एक्स्ट्रा साथ में चिपकाता है जिससे कि उसका पैसा बने। वो दवाई होती हैं एंटीबॉडीज। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडीज लेना खराब है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज आप लोगों को लिख दी जाती है। आजकल डॉक्टर्स के भी द्वारा नया चल रहा है, क्योंकि उससे जो एमआर होते हैं, देखो डॉक्टर्स क्या हैं, बहुत जगह पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को ये चीज़ें करते हैं, जो कि जो एमआर होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो डॉक्टरों को पैसा देती हैं कि आप हमारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करिए, हमारी दवाइयाँ बिकवाइए। तो एंटीबॉडी से कोई नुकसान तो ऐसा लगता है कि नहीं होता है, तो लोग दे देते हैं, पर उनको क्या पता कि इस बंदे ने कल भी खाया है। तो ये मसला है, एंटीबॉडी रेजिस्टेंस धीरे धीरे आपके शरीर में बन जाता है। ये एक और इमेज है जो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस को समझाने की कोशिश कर रही है। आपने जानवर को पेड़ पौधे से एंटीबॉडी रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया इनके अंदर गए, फिर इनका लोगों ने मीट का सेवन किया तो वो लोगों में पहुंच गया, लोग अस्पताल पहुंचे जब एडमिट होके, तो वहाँ पर उन्होंने अस्पताल में भी लोगों को फैला दिया, और इस तरीके से एंटीबॉडीज जो है ना, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया जो है ना वो स्प्रेड हो गए। एंटीबॉडीज तो स्प्रेड होगी तो अच्छी बात है, बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया जो है ना वो स्प्रेड हो गए, जो कि अच्छा नहीं है। तो ये मसला है, और इसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है कि भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। अब देखो कोविड था, कोविड में भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे क्वेश्चन में आया, सबको दिखा, लेकिन हमारे देश में ये प्रॉब्लम है। अब जैसे ही कोविड जा रहा है, क्या आप लोग वोट दे रहे हैं हेल्थ के मसले को ध्यान में रख के? नहीं दे रहे हैं, सब भूल गए कि भैया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, उस पर ध्यान देना चाहिए।
तो ये चीज़ जो है ना, ये इसमें मेरे हिसाब से किसी की गलती नहीं होती, जनता की गलती होती है, हमारी गलती होती है, और हम जिस तरीके से चीज़ों को बढ़ाते हैं वही आगे बढ़ती है। अब आज की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। 65% पोलिंग इन पंजाब, 60% इन यूपी, थर्ड फेज का ये आंकड़ा सामने आया है। फिर है पुतिन मैक्रोन एग्रीज टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्ट यूक्रेन। तो फ्रांस के हेड हैं मैक्रोन साहब, पुतिन साहब हैं ही हैं, दोनों ने काफ़ी अच्छा रिश्ते भी हैं। मैक्रोन साहब ने पहले भी जब रशिया गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली थी रशिया के लिए। फिर उन्होंने कहा था, कौन सा एग्रीमेंट था, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैक्रोन साहब ने किस एग्रीमेंट के बारे में कहा था कि इस एग्रीमेंट को रिवाइव करो, मैंने आपको बताया हुआ है, मिस्क एग्रीमेंट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अभी देखिए क्या हुआ है, दोनों ने मान लिया है, रशिया ने अपनी सेना भी थोड़ा थोड़ा पीछे कर लिया है बॉर्डर से। आपको पूरा मसला तो याद होगा ही, क्या चाहता है रशिया? रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट ना बने। इसके अलावा 1998 के बाद जितने भी कंट्रीज यूक्रेन में मिले, नेटो में मिले हैं, वो उनको भी बाहर निकाले। तो ये रशिया की कुछ डिमांड है। ऑल्दो ये तो चलो नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि यूक्रेन को इसमें ना लिया जाए। रशिया को यूक्रेन से क्या लेना देना है भैया? रशिया के जस्ट बगल का बॉर्डर स्टेट है, कल को नेटो का पार्ट बन जाएगा तो नेटो उस एरिया का फ़ायदा उठा के रशिया को दबा सकता है। दूसरा कि जो रशिया है ना, वो आपको पता है बहुत बर्फ़ वाला एरिया है, और वहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा पोर्ट है जो बर्फ़ में नहीं जमता है, जो वो यूक्रेन और ब्लैक सी के बगल में पड़ता है। इसी के चलते हुए रशिया ने कुछ समय क्रीमिया को अनेक्स किया था। तो रशिया को ये भी डर है कि कल को अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा और कल को वॉर होता है तो रशिया का नेशन ख़त्म करने के लिए नेटो सबसे पहले उस जो उनका पोर्ट है उस पर अटैक करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे देखी, और ये कुछ चीज़ें थी। हमने कल भी एक चीज़ देखी थी कि गवर्नमेंट ने हमारे जो फ्लाइट कंपनीज थी उनसे कहा था कि यूक्रेन की फ़्लाइट्स को चला दीजिए, अब इतना मसला नहीं है, और वहाँ से कुछ लोग आना भी चाहते हैं तो उनको लेट देम अलाउ। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया है, अलाउड रिमूवल ऑफ गवर्नर्स केरला गवर्नमेंट। देखिए केरला गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि जैसे प्रेसिडेंट की अगर चीज़ें किसी को गलत लगती है तो इम्पीचमेंट करने की प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि पसंद किसको नहीं आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाय द वे प्रेसिडेंट का काम पसंद नहीं आता है, या कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहिए, वो तो कर सकते हैं। पर क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि गवर्नर अच्छे से काम कर रहा है तो उसको इम्पीच किया जाए? नहीं है। तो यही यहाँ पे केरल के गवर्नमेंट ने डिमांड करी है कि यार गवर्नर्स को भी रिमूव करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। आप बात समझे मेरी? नहीं समझे? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन करता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट ऑफ आपकी प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उनको जब लगता है कि जब उनको ऐसा फील होता है कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कुछ गलत किया है या फिर उनको लगता है केपेबल नहीं है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करी जाती है। बट क्या ये केस स्टेट में एप्लीकेबल हो पाएगा? स्टेट को हेड कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव की तरह से आप जान सकते हो, जैसे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट है सेंटर में, वैसे ही स्टेट में गवर्नर है, लेकिन गवर्नर को हटाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो वही इनकी एक डिमांड है कि यार इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। इसके बाद है पोंजी केस, ईडी गेट्स नोट टू कन्फिस्केट एसेट्स। ये पहले ना, आज सिर्फ इस आर्टिकल में हमारे लिए कुछ खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है। ये देखिए क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया था, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। और यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको बोला क्यों किया है, ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही नॉर्मल गलती हम लोग एग्जाम में करते हैं, वो गलती हम ये करते हैं कि हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। कभी नॉट की जगह पे नॉट नहीं पढ़ोगे, करेक्ट पढ़ लोगे, वही करेक्ट वाला लगा के आ जाओगे। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा आ जाते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये इसको दो टास्क दिए हुए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ 2 स्पेशल फिस्कल लॉज। पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA जिसको बोलते हैं, और पहला है फेमा। मतलब इसको मैंने दूसरा इसलिए बोला क्योंकि ये बाद में आया है, पहले फेमा था जिसको देखते थे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और सिर्फ यही दो नहीं है, इसके अलावा भी एक है आपका, क्या नाम है उसका, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ये उसके मसले भी देखते हैं। और एक और एक्ट है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो इतना खास नहीं है, इसलिए 3 मेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान है इनके लिए। क्या है? सेक्शन 4 ऑफ PMLA जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कंसल्ट करके स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को निपटाने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो ना, ब्लैक धन जो करते हैं, बाहर भेज देते हैं या पैसे को चुरा के ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। PMLA कोर्ट का कोई अब कुछ रिजल्ट आता है, कोई डिसीजन आता है, आप उसके अगेंस्ट में अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर चलती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये चलती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट? पहला है इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल सही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इस एक्ट को भी देखती है, बिल्कुल सही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं चौथा, प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 को भी देखती है क्या? मैंने तो नहीं बताया आपको, मतलब इसका आंसर डी है। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप गलत कर जाते हो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें गलत नहीं करनी है। फिर क्या है, वेरी फ्यू बसेस एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड, तो ये एक आंकड़ा आया है कि बहुत हमारे देश में जो बसेस बन रही हैं ना, वो इस तरीके से नहीं बनाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट की व्हीकल्स होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती हैं, जिसमें कि डिसेबल्ड पीपल जो हैं वो आराम से बैठ सकें। तो यहाँ पे दिल्ली में एक लॉन्च हुई है, तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। फिर क्या है, रशिया बेलारूस एक्सटेंडेड मिलिट्री डील्स, तो यहाँ पे बेलारूस एंड रशिया के बीच में मिलिट्री डील्स एक्सटेंड हुए हैं, और रशिया विल एक्सटेंड मिलिट्री डील्स इन बेलारूस दैट वर ड्यू टू एंड ऑन संडे। द बेलारूस डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड इन a step US Secretary of State Antony Blinken said made him more worried about an imminent Russia invasion of Ukraine। ठीक है, मतलब ये देखिए यूएस क्या कर रहा है, यूएस अलग अलग जगहों पे जाके जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रशिया भैया कभी भी यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, जिससे कि यूएस का फायदा हो, रशिया से लोग थोड़े से दूर हों। यूएस रशिया की वैसे भी नहीं बनती है। आपको नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के बारे में पता होगा, मैंने बताया था। अब यहाँ पे क्या है, रशिया बेलारूस ने मिलिट्री डील्स एक्सटेंड करने की बात करी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रम्प ऐप टू रोल आउट दिस वीक, ये क्या है? आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रम्प का जब इलेक्शन वो हार गए थे और जब वो हटने वाले थे, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था यूएस में, उसमें इन्होंने कुछ ट्वीट किया था और उसके बाद इनको बहुत सारे सोशल मीडिया जाइंट्स ने बैन कर दिया था। तो इन्होंने कहा था कि भैया मैं अपना ऐप लेके आऊँगा, तो वही है, इन्होंने ट्रम्प जी अपना ऐप लेके आ रहे हैं, इस वीक में लॉन्च हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा, यूएस के प्रेसिडेंट कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं? बहुत सिंपल है। ईरान एमपी सेट कंडीशन फॉर न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम 3 नाम से जानते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान न्यूक्लियर डील, P5+1 नेशन डील। P5 कौन है? 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 1 कौन था इसमें? जर्मनी था। क्या था मामला? 2015 से पहले यूरेनियम बहुत ज़्यादा इनरिच करते थे, इन पर बैन लगाया गया, फिर इनको इस एग्रीमेंट में लाया गया। 2017 तक सब सही चल रहा था, ईरान ज़्यादा यूरेनियम इनरिच भी नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सत्ता में, उनको ईरान न्यूक्लियर डील से यूएस को बाहर ले लेते हैं, उसके बाद ईरान के ऊपर सब लोग सैंक्शंस लगा देते हैं। फिर अब वापस सत्ता चेंज होती है यूएस में, तो उम्मीद है कि अब ईरान न्यूक्लियर डील को वापस कंटिन्यू कर दिया जाएगा। फिर है यूके टू स्क्रैप ऑल कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस, यूके में जितने भी कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन थे उसे खत्म करने की बात चली जा रही है। एंड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड वी होप कि शी विल गेट ऑल राइट। तो आज का ही हमारा सेशन था एंड हमने क्या क्या देखा, हमने ईरान न्यूक्लियर डील थोड़ा सा देखा, यूके टू स्क्रैप ऑल कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन। ईरान न्यूक्लियर डील मैंने बहुत डिटेल में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आपको सिर्फ रिवाइज कराया है अभी। एंड रशिया बेलारूस एक्सटेंडेड मिलिट्री डील्स, वेरी फ्यू बसेस एक्सेबल टू डिसेबल्ड, डोनाल्ड ट्रंप की ऐप आ रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में अच्छे से जाना। ऑल रिमूवल ऑफ गवर्नर्स, केरला गवर्नमेंट ने डिमांड रखी है। फिर हमने यहाँ पे देखा इलेक्शन क्या चल रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देन हमने एक आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया मल्टीलिंगुअल लर्निंग के बारे में। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज आज का हमारा सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन की पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके उसमें इनरोल कर सकते हैं। प्लस आप हमारी मंथली मैगजीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है हमारा, आप उसका यूज़ करके आपके करंट अफेयर का मंथली रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी वो ऐप में भी पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट और टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ी हुई है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।